हेलो क्लास 10th नए स्टूडेंट्स से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम बात करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे सिविक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया मैं। बेसिकली अभी हिस्ट्री नहीं की है, हिस्ट्री पे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, एंड उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो कि ज़रूरी थे। तो अब हम लेकर आए सिविक्स, और सिविक्स से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम उस सभी क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं। और आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जानते हैं कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से चाहिए, ठीक है, कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो याद रखिएगा, लोकतंत्र क्या है और उसके प्रमुख लक्षणों को समझाइए। यानी व्हाट इज डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट्स की फीचर्स। देखो, जब लोकतंत्र के बारे में हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, तो याद रखिएगा डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इधर सिस्टम, डेमोक्रेसी जो है ना, वो लोकतंत्र जो है वो एक सिस्टम है और गवर्नमेंट का सिस्टम है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें पीपल जो है ना, लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को अपने चुनते हैं और गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं, सिटीजन्स के अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। यानी गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, सिटीजन्स के लिए आंसरेबल होती है कि किस तरीके से काम करना चाहिए, उन्होंने काम किया नहीं किया। चलो हिंदी में भी देखते हैं इसे, हिंदी वाले भी ज़्यादा है ना, हिंदी वाले, चलो तो हिंदी वाले को देखते हैं, ठीक है। ये देखो, तो लिखा लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, लोग इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो उसमें हम देखते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, लोग जो है किसको चुनते हैं, उसको अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है। और सरकार जनता के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। गुड, सरकार जो होती है वो क्या होती है, जनता के प्रति जवाबदेह होती है, आंसरेबल होती है, क्योंकि उसी जनता ने तो चुना है उन्हें। किसने चुना है, उसी जनता ने चुना है, तो फिर उसी के लिए आंसरेबल भी होगी ना, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं, की फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखो, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, नागरिक अपने नेताओं को चुनाव करते हैं। देखो, हमेशा याद रखना कि लोकतंत्र वहाँ बन ही नहीं सकता, काम ही नहीं कर सकता जहाँ पे चुनाव जो है वो निष्पक्ष ना हो या स्वतंत्र ना हो। कई बार हमने ऐसा सुना हुआ है कि लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी ने इसके अंदर ईवीएम हैक कर दिया है, मोदी जी ने ये चीज़ ख़राब कर दी, मोदी जी ने वो चीज़ ख़राब कर दी, केजरीवाल ने ये ख़राब कर दी, केजरीवाल। तो निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए आए हैं जब भी इलेक्शन की बात होती है। तो इलेक्शन को जितना ज़्यादा फ्री एंड फेयर रखा जाएगा, लोगों का विश्वास, लोगों का ट्रस्ट उतना ही गवर्नमेंट से बना रहेगा और उतने ही काम अच्छी तरह से होते रहेंगे। क्योंकि सारा मैटर किस पे करता है, मैटर सारा करता है इलेक्शंस पे, क्योंकि इलेक्शन ही तय करता है कि आने वाला लीडर कैसा होगा, ठीक है। लोगों की सोच क्या है, लोगों के प्रोमिसेस की रिस्पेक्ट, वो सब इलेक्शन से ही मालूम होती है। दूसरा था रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें इलेक्शन बताता है। आज इलेक्शन जब होता है तो 18 साल से ऊपर वाला इंसान वोट डाल सकता है, फिर मैटर नहीं करता वो कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन से मजहब से, मतलब मजहब तो मतलब एक हो गया, मतलब ठीक है, एक देश से तो हो गया, इंडिया का बंदा तो इंडिया सिटीजन कहलाएगा। बाकी इंडिया के अंदर हर इंसान, चाहे वो कैसा भी हो, वो वोट डालने का अधिकार रखता है 18+ होने के बाद। थर्ड क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है ना। तो ये भी एक प्रमुख लोकतंत्र के जो लक्षण है कि मौलिक अधिकार है हमारे, कि मौलिक अधिकार ये है कि हमें स्वतंत्रता मिलती है, धर्म की स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र ही देता है हमें, लोगों का शासन ही तो है जो आज के डेट में उन्हें अधिकार दे रहा है, ठीक है। तो अधिकारों की रक्षा लोकतंत्र ही करता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला देखो, शक्तियों का विभाजन, यानी कि डिवीज़न ऑफ पावर। आज डेमोक्रेसी है, इसीलिए पावर का डिवीज़न हो सकता है। एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, तो हर तरह से यहाँ पे क्या हो चुका है, शक्तियों का विभाजन हो चुका है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हर तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है लास्ट, बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। तो सरकार बहुमत के निर्णयों के अनुसार कार्य करती है, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा भी करती है, ठीक है। तो सरकार बहुमत के निर्णयों के अनुसार कार्य करती है। बहुमत क्या होता है, मेजोरिटी। देखो, मेजोरिटी ऑब्वियस बात है, देखो बहुमत का शासन और तो हो गई, होगा, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा भी होगी। जैसे इंडिया की बात कर लो, इंडिया के अंदर मेजोरिटी लोग तो चुनाव में मतलब जो भी लीडर है उसको जिताते हैं,
मगर लीडर किसके लिए काम करते हैं? अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं। मतलब काम माइनॉरिटी के लिए करते हैं और चुनते हैं उन्हें मेजोरिटी है। जिस दिन माइनॉरिटी चुनेंगे क्या मेजोरिटी? अब खुद सोचिए ना, अब बहुत सारे लोग हो गए जैसे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, और फिर चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो SC ST वालों के लिए, OBC के लिए, ठीक है। अब इन लोगों को वोट तो चाहिए मेजोरिटी का, मगर इनको काम माइनॉरिटी के लिए करना है। तो क्या ऐसे इंसान कभी हमारे देश को लीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तुम्हें माइनॉरिटी के लिए भी काम करना है, ठीक है, मगर मेजोरिटी को भी तो आप साइड में खड़ा नहीं कर सकते ना। मगर आपकी तो बुनियाद ही माइनॉरिटी को लेकर बनी है, आपकी तो बुनियाद ही एक रिलीजन को लेकर बनी है। तो आप कैसा कह सकते हो कि वो इंसान एक ही रिलीजन को मानना है? आप भी तो एक रिलीजन पर अपनी पार्टी बना के बैठे हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये चीज़ें होती है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऑब्वियस फोकस करना भी चाहिए बराबर में लाने के लिए, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि यार हर इंसान का एक अधिकार है, ठीक है। हर इंसान को डेवलप, ऐसा तो नहीं है कि जनरल इंसान जब जनरल कैटेगरी में आता है क्या वो गरीब नहीं है? वो भी गरीब है। तो आज की डेट में जो रिजर्वेशन है, मेरा मानना है कि वो सब किस पे होना चाहिए? इंसान की जेब के हिसाब से होनी चाहिए। अब कोई बंदा SC है, IAS बना बैठा है, क्या उसको SC का कोटा आगे काम करना चाहिए? नहीं ना, फिर भी वो करता है, रिजर्वेशन मिलता है उसे। तो ये देखना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक बेस पे आपको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। ऐसे SC ST OBC वाला तो साइड ख़त्म ही कर दो, तो बेहतर रहेगा। इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, तो ये सब हमारा ये क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, और लोकतंत्र के लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सारे के सारे क्या है? बड़े। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, नेम एनी 5 फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार क्या है? किसी 5 मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। यानी फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन एवरी सिटीजन फॉर, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? 5 मौलिक अधिकार बताने। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है, वह बुनियादी अधिकार है जो संविधान ने हमको दिए हैं, एक नागरिक को जीने के लिए दिए हैं। तो इसमें कौन कौन सा है? पहला तो समानता का अधिकार, यानी कि आज देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है उसको समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता भी है, बोल सकता है, विचार रख सकता है, इधर उधर जा सकता है, ये सब स्वतंत्रता है और उसका भी हमें अधिकार मिला हुआ है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो जाके हाई कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला आता है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। आज किसी भी धर्म को मानने का एक अधिकार है, वो मिला हुआ है लोगों को, उसको प्रचार भी कर सकते हो। एंड लास्ट है कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार नहीं काम कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों को पे शिकंजा किसी का है, तो आप इसके तहत, ये छठे वाले के तहत आप जा, 5वें वाले के तहत क्या कर सकते हो? आप जा सकते हो उसके खिलाफ केस करने के लिए। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये संविधान की आत्मा कहलाता है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हु इज़ द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पूछ ले तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखना पड़ेगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, थर्ड क्वेश्चन है भारतीय संविधान का महत्व समझाइए। तो भारतीय संविधान का महत्व बहुत ज़्यादा है। देखो, आज की डेट में ये शासन की रूपरेखा है, यानी कि भारतीय संविधान शासन की रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है। ये तय करता है कि समाज में न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये सारे फैसले तय करता है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान का महत्व बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जैसे सर्वोच्च कानून, ये भारत का सबसे बड़ा कानून है, ठीक है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा कानून जो है भारतीय संविधान कहलाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा भी भारतीय संविधान ही करता है, ठीक है। सरकार की संरचना निर्धारित होती है, वो भी संविधान पे तय होती है। संविधान ने तय किया हुआ कि सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्या सरकार किस तरीके से बनेगी, ये सारा का सारा कौन तय कर रहा है? सरकार को, ठीक है। ये सब कौन तय कर रहा है? संविधान तय कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये सब संविधान तय कर रहा है, क्योंकि ये मैटर भी करता है कि आप किस तरीके के समाज से आते हैं। फोर्थ है सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है। तो समानता और विकास सुनिश्चित करता है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय सब में बराबर का होना चाहिए, और नहीं तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। बढ़ावा दिया जाता है सामाजिक न्याय को, आर्थिक न्याय को। एंड फिफ्थ है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। संविधान तय करता है कि देश की अखंडता और एकता पर किसी भी तरह की क्या नहीं आनी चाहिए? आँच नहीं आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे लास्ट जो भी आपका एग्ज़ाम था उसमें, कि भैया भारत के राष्ट्रपति की भूमिका स्पष्ट कर दीजिए। बताओ, कर दोगे? भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं,
बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका क्या है। तो देखो, जब मैं भारत के राष्ट्रपति की भूमिका आपसे पूछता हूँ, ठीक है, या फिर रोल ऑफ इसके प्रेसिडेंट की पूछता हूँ, तो कुल मिला के वो काम पूछ रहा है, वो आपसे काम पूछ रहा है कि काम किस तरीके से हो सकता है। तो काम के बारे में जब आप बात करते हैं तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आता है हमारे सामने कि कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। कार्यकारी प्रमुख बोले तो एग्जीक्यूटिव हेड। तो सरकार के निर्णयों को लागू करने का सबसे बड़ा काम इन्हीं का होता है, क्योंकि इनके साइन के बिना कोई भी कार्य पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है इनके। अगर ये चाहेंगे तो ही कार्य पॉसिबल है, क्योंकि साइन तो इन्हीं के ही आएंगे आफ्टर ऑल, है ना। आप कुछ भी कर लो मगर साइन तो इन्हीं के आएंगे ना। तो पहले तो ये है। दूसरा, कमांडर इन चीफ, ठीक है। सारे सेनाओं का हेड कौन होता है, वो भी यही होता है। सारे सेनाओं का हेड कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, सबके हेड कौन है, राष्ट्रपति है। अगला, लेजिस्लेटिव रोल, गिव्स असेंट टू बिल्स पास बाय पार्लियामेंट, या फिर संसद द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी यही देते हैं। इसके अलावा जुडिशियल पावर्स भी हैं, लाइक क्षमा देने का अधिकार, क्षमादान देने का अधिकार भी इन्हीं के हाथ में होता है, ठीक है। क्षमादान देने का अधिकार भी इन्हीं के पास होता है, क्लियर। एंड द लास्ट इज आपातकालीन शक्तियाँ, यानी कि इमरजेंसी पावर। देखो, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, आपातकालीन शक्ति इमरजेंसी पावर कर सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है, ईजी है। क्योंकि देखो, अगर मणिपुर के अंदर ही इस समय देखो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ के सीएम ने इस्तीफा दे दिया। तो क्यों दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि शायद वहाँ पे सिचुएशन वो है जो संभाल नहीं पा रहा वहाँ के सीएम, तो राष्ट्रपति उसको संभालेगा, राइट। मगर राष्ट्रपति नहीं संभालेगा, राष्ट्रपति अपने अंडर में राज्यपाल से वो सारा का सारा राज्य संभलवाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, 5th क्वेश्चन। अब आपने राष्ट्रपति की भूमिका बता दी है, आप प्रधानमंत्री की भूमिका बता दीजिए, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता दीजिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। तो देखो, आपको बताओ, राष्ट्रपति नाम का होता है इंडिया में, सारे कार्य जो है ना वो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख और सत्तारूढ़ दल के नेता होता है, यानी कि रूलिंग पार्टी का जो हेड होगा वो राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री तय करेगा कि सरकार कैसे काम करेगी, कौन सी नीति यानी कि पॉलिसी बनाई जाए। और इसके अलावा इतना ही नहीं, आपको प्रधानमंत्री के बारे में और भी काम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार का नेता होता है, यानी मंत्रिपरिषद कैबिनेट का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। दूसरा होता है नीति निर्धारक, ठीक है, यानी नीति निर्धारक मतलब होता है, ठीक है। नीति निर्धारक क्या होता है, देखो, पहले तो हो गया सरकार का नेता यानी हेड ऑफ द कैबिनेट। दूसरा है पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर कौन होता है, पॉलिसी मेकर हमारे पीएम होता है, पॉलिसी यही लाएंगे। फिर आता है भारत का प्रतिनिधित्व, यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी देश से बात करनी है तो वो कौन करेगा, पीएम करेगा। राष्ट्रपति को सलाह, यहाँ तक कि अगर कोई नियुक्ति करनी है, कोई फैसले लेने, तो राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है, कौन, प्रधानमंत्री। एंड लास्ट है मंत्रालयों के बीच में समन्वय, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ही तो ये पावर है ना कि वो बाकी सारे मंत्रालयों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखे, क्योंकि वही तो हेड है, वही तो लिंक का काम कर रहा है, वही तो ब्रिज का काम कर रहा है। राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच का ब्रिज जो होता है ना वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। समझ में आ गया, येस और नो। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी कौन सा क्वेश्चन ईजी था, कौन सा टफ था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी ये PDF आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और सबसे बड़ी बात है, देखो, अभी होली है, होली के बाद 2-3 दिन आप लोग फिर अपने इधर उधर पढ़ाई को कर देंगे, बट आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अब CBSE के एग्ज़ाम लगभग 20 मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे, और 20 मार्च के बाद ही आपके प्रैक्टिकल वगैरह तो आपके चल ही रहेंगे, ठीक है। और जिनके नहीं चल रहे उनके 20 से आसपास चलेंगे। तो कुल मिला के अप्रैल आप ही का होने वाला है। तो अप्रैल में फ़ोकस करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। बाकी मुझसे कोई भी किसी भी तरह की हेल्प हो, कोई भी सब्जेक्ट पे फोकस करवाना हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ। बाकी इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भैया किस तरीके से तैयारी करें, क्या क्या होना चाहिए टाइम पीरियड, और कितने दिनों में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जो हम एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए, कोई भी डाउट होने नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।